नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजिनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और आज हमारा फिर से डिस्कशन एंडोमेट्रियोसिस के टॉपिक पर ही है। और ये जो आज का डिस्कशन है, हम इसको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे या रोज़मर्रा में जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, आज वो मैं आपको बताऊंगी कि हम एंडोमेट्रियोसिस का जब मैनेजमेंट करते हैं तो हम पेशेंट्स के बारे में कैसे सोचते हैं। एज अ डॉक्टर हम कैसे सोचते हैं, एज एन एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट हम कैसे सोचते हैं, और किन पेशेंट्स को मेडिसिन या मेडिकल मैनेजमेंट के लिए बताते हैं वर्सेस किन को सर्जरी, और किन्हीं को दोनों ही कंबाइंड अप्रोच यूज़ करी जाती है। तो कैसे सोचते हैं ये हम आज देखेंगे। एंडोमेट्रियोसिस और इसी का एक दूसरा पहलू है एडिनोमायोसिस, जो बहुत सारे मेरे पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप इसके बारे में क्या होता है ये जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस को प्लीज़ देखिए। संक्षिप्त में या शॉर्ट में अगर बात करी जाए तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हर महीने पीरियड्स की ब्लड की लेयर जो आपके बच्चे की थैली के अंदर या यूट्रस के अंदर जमा होती है, तो ये गलत तरीके से अंदर भी शरीर में उपस्थित हो जाती है और पीरियड्स की टिश्यू शरीर के अंदर जमा होने की वजह से तो मोटे मोटे तौर से अगर देखा जाए, ब्रॉडली अगर देखा जाए, तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो 3 बातों में से पहली बात हो गई वो ये हो गई कि पेशेंट को कितनी फैली हुई डिजीज़ है, कितने स्टेज की डिजीज़ है, और क्या ये डिजीज़ इसके दूसरे एरियाज या दूसरे इलाकों पर पहुंची है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में डीप एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। और इसका पूरा नक्शा समझने के लिए हम एक अच्छा सोनोग्राफी या जिसे अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या तो उसके माध्यम से पूरा नक्शा अंदर का समझते हैं, या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए एक डेडिकेटेड एमआरआई होता है जो एक स्पेशल तरीके से किया जाता है, जिसे एंडोमेट्रियोसिस प्रोटोकॉल एमआरआई कहा जाता है। याद रखिए, बहुत सारे पेशेंट्स एमआरआई करवा कर पहुंच जाते हैं, जो कि सही तरीके से कई बारी रिपोर्ट नहीं होती है। सोनोग्राफी करके पहुंच जाते हैं जिसका रिपोर्ट मैपिंग नहीं होती, जिसमें मैपिंग मतलब पूरा नक्शा समझना, किस एरिया पर डिजीज पहुंच गई, एंडोमेट्रियोसिस की, डीप एंडोमेट्रियोसिस की गांठ इंटेस्टाइन पे है, यूरिन वाले एरिया कहाँ पर है। तो इसके लिए यदि सही जांच नहीं हुई है तो प्रॉपर जांच करी जाती है। काफ़ी टाइम हम इसके लिए डेडिकेटेड एमआरआई करते हैं। इस एमआरआई को एंडोमेट्रियोसिस प्रोटोकॉल एमआरआई कहा जाता है, और इसकी एक स्पेशल रिपोर्टिंग होती है, एक तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे एनजीएन #NZN रिपोर्टिंग कहा जाता है। मैं यहाँ चित्र में अभी आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से इसकी चार्टिंग करी जाती है। अब ये तो हो गया पहला कि पहले हम ये समझेंगे पेशेंट का पूरा डिजीज कहाँ तक पहुंचा है, इसका नक्शा, इसका मैप अंदर क्या है। याद रखिए, एमआरआई आपके सर्जन के लिए एक गूगल मैप का काम करता है। जैसे आपको कोई जगह पूरी तरह से समझनी है, कोई रास्ता जो अनजान रास्ता है वहाँ जाना है, तो आप गूगल मैप आजकल यूज़ करते हैं, तो आपको डायरेक्शंस अच्छे से मिलते हैं। उसी तरह से यही गूगल मैप एक एमआरआई एक एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट के लिए करती है। एमआरआई मैं खुद देखती हूँ, और मेरी जो टीम में जो एमआरआई स्पेशलिस्ट्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, वो भी इसको उसको एनालाइज करते हैं और हमारा म्यूचुअल डिस्कशन होता है। इसी के बाद हम पेशेंट से बात करके उसको समझाते हैं। सेकेंड चीज़ क्या होती है देखते हैं। सेकेंड चीज़ है डिसीजन मेकिंग में पेशेंट की फर्टिलिटी देखना, और यहाँ एज और फर्टिलिटी दोनों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। अब पेशेंट अलग अलग एज ग्रुप्स की हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली कई बार डिजीज़ बहुत अर्ली एज में भी, इवन लेट टीनेज में भी डिटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर किसी 18 ईयर ओल्ड लेडी को हुआ है तो ये डिजीज़ है, तो देखिए उसकी अभी फर्टिलिटी अचीविंग जो पार्ट है जर्नी का वो तो बहुत दूर होता है। अभी तो 18 ईयर्स पे शादी भी नहीं हुई होती, तो फर्टिलिटी जब और 8-10 साल बाद इसकी बात आएगी, और अगर डिजीज़ बहुत जल्दी लाइफ में शुरू हो गई है तो इसकी रिकरेंस होने की भी चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो इन सब चीज़ों में हम
उसको क्या ज़रूरत है, उसकी डिज़ीज़ कितनी है, क्या सर्जरी की आवश्यकता है कि क्या मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं, ये देखते हैं। यदि सर्जरी की आवश्यकता है तो एग फ्रीजिंग के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि इन लड़कियों की जिनकी डिज़ीज़ टाइम से बहुत पहले यानी कि टीनेज या अर्ली 20s में जिनकी एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट हो जाती है, इनका अनफॉर्चुनेटली जो एग रिज़र्व है या जो ओवरी का जो काम है वो शायद थोड़ा जल्दी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए इनके लिए फर्टिलिटी प्रिजर्व करना हमारी प्रायोरिटी होती है। तो ये सब बातें भी उनको समझानी पड़ती है। अब मान लीजिए 18 साल की नहीं है, बट कह लीजिए अर्ली 30s में या लेट 20s में हमारी पेशेंट है, शादी हो गई है और ये खुद चाहती है कि ये फर्टिलिटी अचीव करे, प्रेगनेंसी इसको हो जाए, तो फिर ऐसे ट्रीटमेंट डायरेक्ट करे जाते हैं जो इसकी फर्टिलिटी अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग द डिजीज़ कि इसकी फर्टिलिटी भी एनहेंस हो। कई बारी पूरा फर्टिलिटी एनहेंसिंग सर्जरी, सिस्ट निकालना, ओवरी को अच्छी तरह से सेव करना, एग्स को सुरक्षित रखना, एडिनोमायोमा अगर उसके यूट्रस में सूजन है तो उसको क्लियर करना, और साथ में ट्यूब्स वगैरह की भी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पेशेंट को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के लूप में या उनके साथ कंसल्टेशन करी जाती है, ताकि एक बार इनकी रिकवरी सर्जरी से हो जाए, फिर जल्द से जल्द ये अपनी प्रेगनेंसी अचीव कर सकें। जो भी मार्ग ज़रूरी है उसके लिए, चाहे नेचुरल ट्राई करें, चाहे दवा से या हेल्प लेकर करें, चाहे इनको टेस्ट ट्यूब बेबी या जिसे IVF कहा जाता है उसकी तरफ जाना पड़े, तो उनको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन या गाइडेंस दी जाती है। थर्ड थिंग जो मैं देखती हूँ, पहले हो गई स्टेज जो MRI से जनरली पता चलती है, दूसरी हो गई आपकी फर्टिलिटी की क्वालिटी या फर्टिलिटी आपको कितनी ज़रूरी है, आपकी एज, और इसके लिए फर्टिलिटी के अलग टेस्ट भी जैसे AMH की टेस्ट है, ये सब देखी जाती है। तीसरा एज से ये भी है, मान लीजिए हमने 18 ईयर वाली डिस्कस कर ली, फिर हमने 30 ईयर ओल्ड भी डिस्कस कर ली। अब कह लीजिए लेडी की उम्र 45-50 के बीच में है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है और एक्सटेंसिव एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस है, तो कई बार हम रेडिकल सर्जरी, रेडिकल यानी भाग हटाने वाली सर्जरी एडवाइस करते हैं, ताकि रिकरेंस की रिस्क बिल्कुल कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये तब करते हैं जब डिजीज़ बहुत ज़्यादा है और फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो एज रिलेटेड सेकेंड डिसीजन, एज और फर्टिलिटी रिलेटेड सेकेंड डिसीजन लिया जाता है। थर्ड डिसीजन ये होता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स हैं, उनको क्या तकलीफ है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या है। कई लोगों को डिजीज़ एज सच MRI पर बहुत ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन उनके ऐसे एरियाज़ में होती है जो बहुत पेन सेंसिटिव हैं। जैसे अगर किसी को नर्व्स पर एंडोमेट्रियोसिस है या किसी लिगामेंट्स पर एंडोमेट्रियोसिस है, तो इन औरतों को बहुत ज़्यादा पेन फेस करना पड़ता है। एडिनोमायोसिस वाली लड़कियों को बहुत पीरियड पेन से फेस करना पड़ता है, और इसके लिए फिर ट्रीटमेंट जो है कई दफ़ा इनको स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स पेन के लिए देने पड़ते हैं। और अभी जो रिसेंट डेटा है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये डेटा बताता है कि करीब 6% लेडीज़ जो वर्ल्ड वाइड हैं, जो कि प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, या अपना जॉब अच्छी तरह से नहीं कर पाती, दे लूज देयर जॉब्स। मैनी यंग वुमेन हु आर वेरी केपेबल, हु आर वेरी प्रोफेशनल, इनको इनके अच्छे परफॉर्मेंस उतना अच्छा डिजीज़ की वजह से ये उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती, तो इनको जॉब्स में जो पे रेज है या पे राइज है वो मिलता नहीं है। और इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ, जितनी इनकी काबिलियत है, जितना इनको मिलना चाहिए लाइफ में पहचान, या अपनी लाइफ नहीं लीड कर पाती। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन लड़कियों की रिलेशनशिप्स में भी बहुत डिस्टर्ब्ड होती है, और मेंटली भी ये लोग काफ़ी एंग्जाइटी वाली और डिप्रेशन में भी कई बार होती हैं, बिकॉज कांस्टेंट पेन और तकलीफ़ की वजह से इनको इनकी पर्सनल लाइफ्स भी, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, ये सब इफ़ेक्ट होता है। तो ये तीनों बातों का जब हम समन्वय करते हैं, एमैलगमेशन करते हैं, तब हम तीनों को पूरा समझकर फिर एक ट्रीटमेंट प्लान जनरेट करते हैं, जो कि डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ स्टेज एंड द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट एंड हर सिम्टम्स, तीनों चीज़ों को एमैलगमेट करके या तो मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जरी या कई बारी कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ताकि एक सही रूप से डिजीज़ का कंप्लीट क्लियरेंस हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव हो, टारगेट्स अचीव हो, जैसे यदि फर्टिलिटी चाहिए तो प्रेगनेंसी अचीव हो, और मिनिमम रिस्क ऑफ रिकरेंस
हो। तो ये 4 चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट के पास जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग जो होते हैं, जो हमारा काम है वो ये होता है कि हम सारे एरियाज़ पर फोकस करते हैं। खाली आपका एक डिपार्टमेंट नहीं देखा जाता, सारे वाइटल एरियाज़ में जो इंटेस्टाइन की हेल्थ हो गई, यूरिनरी एरिया की हेल्थ हो गई, जो फर्टिलिटी डिपार्टमेंट हो गया, सबको एक साथ एक एज अ होल ट्रीट किया जाता है। और याद रखिए आपकी जर्नी आपके स्पेशलिस्ट के साथ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं है। आज यदि कोई आपने मेडिसिन 6 महीने का कोर्स किया या आपने मान लीजिए सर्जरी कराई, तो भी यदि आपकी कॉन्जर्वेटिव सर्जरी हुई है, यूट्रस बचाने और सिस्टम बचाने वाली सर्जरी हुई है, तो इसमें रिस्क ऑफ रिकरेंस होता है। और आपको अपनी जर्नी अपने स्पेशलिस्ट के साथ, अपने डॉक्टर के साथ लंबे अरसे तक रखनी होती है ताकि आपकी डॉक्टर आपके ऊपर निगरानी रख सके, ये इंश्योर कर सके कि आपको रिकरेंस ना हो, और यदि अनफॉर्चुनेटली हो भी रहा है तो तुरंत पहचान में आए। और ये जर्नी एटलीस्ट मेनोपॉज तक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इस डिजीज़ में रहता ही है। तो ये हो गई बातें, एक प्रैक्टिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एज वेल एज एडिनोमायोसिस। कई बारी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर आप सर्जरी कर देंगी, फिर तो हमको कुछ नहीं होगा ना, फिर हमको नहीं आना पड़ेगा, हमको आगे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर रेडिकल सर्जरी हो रही है, रेडिकल मतलब यूट्रस हटाना, ओवरीज हटाना एक्सेट्रा, तब तो रिकरेंस की रिस्क एकदम ख़त्म हो जाती है। लेकिन यदि ये कॉन्जर्वेटिव सर्जरी हो रही है तो आपको निगरानी में रहना ही है। आगे वापस एडिनोमायोसिस डेवलप ना हो उसके लिए मिरेना का ऑप्शन या मेडिकेशन का ऑप्शन दिया ही जाता है कई बार। आगे एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल के लिए भी कई बार मेडिकल मैनेजमेंट किसी किसी को लगता है। तो इट्स अ जर्नी। प्लीज़ choose your doctor wisely and please make sure that you are in contact with your doctor through this journey so that this is smooth and comfortable for you. Thank you.